कैंसर का जहाँ तक सवाल आया, सब चीज़ ठीक ठाक था, चल रहा था बढ़िया से। पिछले साल मेरा जो वज़न था वो उसमें डिग्रेडेशन होने लगा थोड़ा। ऐसे मौके पे मेरा सभी ने दुआएं की और लोगों की दुआएं ऊपर वालों ने सुन ली। आज आपके सामने, आज के स्टूडियो में आपके सामने हैं। उस वक्त 12 साल का बच्चा ब्लड नहीं दे सका, लेकिन मेरे अंदर में ख्वाहिश थी कि अगर हम भी चाहते तो ब्लड देते उनके लिए, लेकिन वो ऐसा मौका नहीं मिला। वो तो बड़े बड़े चीज़ की बात थी। हम लोग छोटे से शहर में रहते थे, हज़ारीबाग इतना कोई जानता नहीं था, एक कस्बा ऐसा उस ज़माने में था। आज से 50 साल की पहले की बात है। हज़ारीबाग के उर्दू अखबार के एक नामचीन पत्रकार और यूं कहें कि कैंसर से लड़ने वाले योद्धा, साथ ही साथ बॉलीवुड और इन जैसे कई सारी सामाजिक चीजों में भी कार्यरत हमेशा से, और आज हमारे साथ बैठे हैं टॉक विद अपराजिता में। आप सभी दर्शकों के साथ साथ अनवर फिदवी यानी कि अनवर हुसैन का भी ढेर सारा स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल कैसे हैं आप? अभी तो माशाल्लाह से बहुत अल्लाह का रहम करम पड़ा और सभी लोगों की दुआएं, मतलब कि इवन कि मुझे जितने लोग जान रहे थे, अनजाने भी लोग जो मुझे नहीं भी जानते थे, तो इस ऐसे मौके पे मेरा सभी ने दुआएं की और लोगों की दुआएं ऊपर वालों ने सुन ली। आज आपके सामने, आज के स्टूडियो में आपके सामने हैं जाहिर तौर पे, और हमारी भी ढेर सारी दुआएं शुरुआत से आपके साथ हैं। आपका बहुत सारा ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। ऐसे में हमारे दर्शक को आज बहुत बेहतरीन चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा अनवर साहब से। सबसे पहली चीज तो ये गाते बेहद शानदार हैं, और साथ साथ में जर्नलिस्ट जो भी हैं, जो भी पत्रकार हैं, उन लोगों में कुछ न कुछ हॉबीज तो हैं ही जाहिर तौर पे। और ऐसे में अनवर भाई साहब गाते बहुत अच्छा है, तो इनकी गायकी से हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि ये योद्धा कैसे युद्ध किए कैंसर से, कौन सा कैंसर था इनको, किन किन चीजों से परहेज करना पड़ा, खुद को कैसे मोटिवेट रख पाए, ये सारी चीजों पे आज चर्चा परिचर्चा होगी। और साथ ही इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जरूर जानेंगे, क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे, इनके जूनियर्स, इनके सहभागी, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे इनके पिछली जिंदगी के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज से लोग रूबरू हों। तो चलिए ठीक है, आप शुरुआती में ही आप गाने का फरमाइश कर दिए है। मैं गाने का शौक़ तो रहा मेरा, और जब स्कूल के ज़माना था तो एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हम लोग 1980 में मिशन स्कूल में, हमारा उस वक्त मिशन स्कूल जेवियर के बाद बहुत माकूल और बहुत मारूफ स्कूल हुआ करता था, हज़ारीबाग सेंट कोलम्बस स्कूल, तो उसी के बगल में हम लोगों का घर भी है। तो वहाँ पे 80 में मेरा दाखिला हुआ, लेकिन उससे कबल 2-4 साल के जब रहे होंगे तो मेरा मकान एक्चुअली में कानी बाजार है। अच्छा। कानी बाजार मंदिर के सामने, अभी HDFC बैंक है उसके ठीक बगल वाला, वो मेरा मकान था, वहाँ की मेरी पैदाश थी। और सन 1969-70 का वो पैदाश हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत कम वक्त मिला हमको रहने का। वहाँ से हम लोग फिर चले गए दूसरे जगह। एक अमूमन चेंज होता है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता है, तो वो वहाँ से हम लोग चले गए थे। तो 80 में हम मिशन स्कूल चले गए, और मिशन स्कूल में जब हम एडमिशन कराए 5th में, तो हमारे बहुत लोग हैं, बहुत आज तो ऑफिसर लोग भी हैं, नाम किसी का भी नहीं लेना चाहेंगे, अभी हज़ारीबाग में भी हैं और बहुत लोग हैं। तो वहाँ पे एक हमारे संगीत टीचर, म्यूज़िक टीचर आए थे, और उन्होंने सबका टेस्ट लिया। तो टेस्ट लिया कि भाई इसमें कुछ हॉबीज़ है, बोले कि ये तुम देखने में कुछ ऐसा लग रहे हो कलाकार टाइप का दिमाग लग रहा है, बाल उल बहुत बड़ा होता था हमारा। मैं अमिताभ बच्चन जी का फैन रहा हूँ बचपन से। हाँ जी। और जब हम कुछ कुछ गाते रहते थे ऐसे गाना, तो गाना मुझे गाने का वहाँ पर मौका मिला। सबसे पहला यूं कहें कीड़ा वहाँ से काटा। हाँ, वहाँ से काटा कीड़ा। तो बोला कि एक गाना गाओ। संगीत शिक्षक जो हमारे थे, तो एक मैंने टुकड़ा मुकड़ा गाया। और हमारे साथ बबलू सिन्हा जी, आज हज़ारीबाग के बहुत अच्छा फेम कलाकार भी हैं, बबलू सिन्हा जी हैं, अभिमन्यु नाम है उनका, तो वो थे, हम थे, हम लोगों को सेलेक्ट भी हुआ था। मैं रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। फ़ैन रहा हूँ मतलब उनके तो करोड़ों अरबों में फ़ैन होंगे पूरी दुनिया में। और एक्चुअली में एक्टिंग में मैं अमिताभ बच्चन साहब का फ़ैन रहा हूँ, जो
वो जब उनको 1982 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त मैं अमूमन 10-12 साल का या कुछ ऐसा रहा होगा, तो पता चल रहा था। उस वक्त तो इतने टीवी और ये वगैरह चैनल नहीं था, तो वो उनका था कि ब्लड देना है सबको। तो उस वक्त 12 साल का बच्चा ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन मेरे अंदर में ख्वाहिश थी कि अगर हम भी चाहते तो ब्लड देते उनके लिए, लेकिन वो ऐसा मौका नहीं मिला। वो तो बड़े बड़े चीज़ की बात थी। हम लोग छोटे से शहर में रहते थे, हजारीबाग इतना कोई जानता नहीं था, एक कस्बा ऐसा उस ज़माने में था, आज से 50 साल की पहले की बात है। लेकिन रफ़ी साहब का मैं जो बता रहा हूँ कि उनका मैं एज ए बहुत दीवाना था, शायदाई मैं रहा हूँ रफ़ी साहब का, और बहुत गाने गाए उनके। उसके बाद में फिर शब्बीर साहब आए गए, मोहम्मद अजीज़ आए, दिवेर की बहुत कलाकार आए हैं। अब लगता है मौका उनका ही मेरे को सुनने को मिलने वाला है, कुछ गाने वाले। तो लेकिन रफ़ी साहब मेरे को पसंद है बहुत सैड सॉन्ग। तो रफ़ी साहब का एक सैड सॉन्ग, एक लाइन हम अभी सुनाना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में, जो अपने आप को मैं समझता हूँ कि इस गाना भी मेरे लिए माकूल है। मतलब रिलेट कर पाए। जी, तो मैं सुना रहा हूँ। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा वो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। बहुत शानदार आपकी आवाज़। तो ये जो गीत है, इस तरह के बहुत है दिमाग में हमारे। अगर वो उसका अगर सिर्फ होता रहे तो मुझे भी याद नहीं है कि मैं रफ़ी साहब के कितने गानों को दिल में मैं उतार चुका हूँ। संतोष मुझे भी नहीं हुआ है, संतोष हमारे दर्शकों को भी नहीं हुआ होगा। सुनेंगे तो जरूर, आज तो परेशान करेंगे अनवर भाई साहब। लेकिन उसके पहले ये जो सॉन्ग आपने चूज किया, हालांकि आपने कहा आपको उस तरह के सॉन्ग्स पसंद है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं, दर्शक हमारे सब जानना चाहते हैं कि ये जो कैंसर से जूझे आप, जी, कौन सा कैंसर था आपको? एक्चुअली में ज़िंदगी बहुत अच्छा से चल रही थी, और एक अल्लाह के करम से ऐसा तो कहा जाता है कि एक बेटी है जिसकी अभी 2 साल कबल 1.5 साल कबल उसकी शादी भी हो गई, मैंने कर दिया, और अभी मैं नाना भी बन गया हूँ 2.5 महीना पहले। जी, एक बेटा है मेरा, उसकी शादी अभी नहीं किए हैं, अभी वो वही मतलब कि घर चला रहा है। चूँकि आप लोग समझते हैं कि पत्रकारिता में या छोटे मोटे कलाकारिता में, जैसे हम लोग दिमाग में तो बात थी कि हमको कलाकार बनना है। चूँकि मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम इतने तेज़ हो पढ़ने में, मिशन स्कूल में उस ज़माने में 85 में हम लोग 85 में जब मैट्रिक पास किए थे, तो हम लोग वो प्रभात खबर में जब खबर आई थी, वो कब आज भी उसका प्रभात खबर का कटिंग है, तो 37 स्कूल में बच्चे स्टूडेंट हम लोग मिशन स्कूल में फर्स्ट डिविजनर थे। उस समय बहुत बड़ी बात। तो फर्स्ट डिविजनर थे, मतलब कि वो अभी तो फर्स्ट डिविजनर 99% को भी कहते हैं, और उसका भी 99% लाने वाले बहुत हैं, लेकिन 60% लाने वाले बहुत कम थे। तो वो हम लोग फर्स्ट डिविजनर थे। लेकिन चेंज होता गया। अब मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं नौकरी करूं, और घर में इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं था कि मैं उस बिजनेस को संभालूं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एकदम साधारण परिवार से, मिनिमम हजारीबाग में रहने वाले परिवार जिस तरह के हम लोग हैं वैसे लोग हैं, और बिजनेस भी नहीं कर पाए और वो नहीं। तो लास्ट में मेरा सेंट कोलंबस कॉलेज से उर्दू ऑनर्स मैंने किया, सिंपल उर्दू ऑनर्स। 91 में हमारा रिजल्ट निकला था, 92 में यूनिवर्सिटी कायम हुई थी यहाँ विनोबा भावे। तो हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के तलबा रह चुके हैं। लेकिन अब उस बीच में अब कैंसर का जहाँ तक सवाल आया, सब चीज़ ठीक ठाक था, चल रहा था बढ़िया से। पिछले साल जनवरी फरवरी में
मेरा जो वजन था वो उसमें डिग्रेडेशन होने लगा, थोड़ा कमी होने लगी। तो लोगों ने, अपने चाहने वाले, बहुत रिश्तेदार वगैरह, बहुत से लोग बताए कि भाई तुम्हारे कुछ देख लो, तुम कुछ दुबले हो रहे हो। ये हम बता रहे स्टार्टिंग, वो दुबले हो रहे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कि दुबला कुछ हो सकता है कि हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी तो नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर का नमाज पढ़ने के बाद, फजर का नमाज पढ़ते हैं हम बहुत कायदे से, हर नमाज को, उसको तो वो चीज़ है, वो प्रेयर तो हर इंसान को करना चाहिए। प्रेयर इंसान को करना चाहिए, ऊपर वाला आपको कैसे, किस हालत में, कब ठीक रखेगा। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि कैंसर जो मेरा हुआ तो हमको पता नहीं था। मैंने चेक करवाया जब डॉक्टरों से, तो डॉक्टर लोग, हजारीबाग के 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर ने मुझे तजवीज़ की। सबसे पहले कि मैं गया था डॉक्टर फारूकी साहब, मेरे बगल में, उनके बगल में मेरी सिस्टर का घर है, तो बहुत ताल्लुकात है हमारे, बहुत अच्छे से मेरे ताल्लुकात। बोले कि सर देखिए ना, कुछ ऐसा मेरा को लग रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन तब का हो रहा है। तो उन्होंने जांच करवाया, और जांच करवाने के बाद में वो कुछ दवा दे दिए। दवा देने के बाद में उसको फ़ायदा नहीं हुआ। 1 महीना 1.5 महीना तक थायराइड का दवा खा रहे थे, 1 पॉइंट बढ़ा हुआ था। लोग को हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ के बाद में अल्ट्रासाउंड कराए, उनके बेटे हैं, आज हजारीबाग के एक मारूफ डॉक्टर वो भी हैं। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, चूँकि आपके यहाँ पॉडकास्ट में हम अभी बैठे हैं, ये नहीं हो रहा कि मैं उनकी बुराई या भलाई या उनका उनकी ये कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है जी। उनके बारे में तो डॉक्टर इकबाल फारूकी साहब भी मुझे तजवीज़ किए और बोले कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, तो उन्होंने देखा। उसके बाद शुरू में देखते के साथ क्या कि आपका, मैं कुछ दूसरी चीज़ देख रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए कि कुछ रांची वगैरह में जा करके चेक कराए, आपका ब्लड से कुछ रिलेटेड मामला आ रहा है इसमें। वो मेरे एक और कलीग थे, बोले कि थोड़ा सा यहाँ भी अमिताभ गंगोली सर हैं हॉस्पिटल के सामने में, बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं वो, उनसे मेरा अच्छा ताल्लुका था। वहाँ भी गए, उनसे भी दिखलाए, उन्होंने भी दूसरी भी करवाई कि आप यहाँ से करवा लीजिए अल्ट्रासाउंड कराया। तो उसके बाद बोला कि तुरंत अभी आप ऐसा करें कि जाए। मेरे को हुआ था क्या कि यहाँ पे जो गर्दन है ना, यहाँ पर एक ऐसा तिल का माफिक ऐसा एक दाना ऐसा नजर आ रहा था, और एक यहाँ पे छूने से पता चल रहा था कि इसमें कोई गिल्टी टाइप का नुमा ऐसा चीज़ है। उन्होंने तजवीज़ की और बोला कि गया। तो हम लोगों ने हमने बात किया, तो ये बताए डॉक्टर अमिताभ गंगोली सर जो बताए कि देखो यार, ये लिम्फोमा है। हमने व्हाट इज लिम्फोमा सर, क्या है ये लिम्फोमा? बोला कि वो कोई खास बात नहीं है, तुम जाके चेक करवाओ ना लिम्फोमा से। मैंने सर्च किया तो लिम्फोमा जस्ट लाइक स्टार्टिंग ऑफ कैंसर, कैंसरस सेल बढ़ रहा आपका। तो वो, और उसमें मैंने पढ़ा, जैसे कि मेरे अंदर में जो ये चीज़ आई तो मैंने उसके पूरा पढ़ने लगा, पूरा निचोड़ देखने लगा गूगल से, यहाँ से वहाँ से। तो पता चला कि लिम्फोमा 1700 ईस्वी में इसका इजाद हुआ था। डॉक्टरों ने उस ज़माने में, क्या होगा 300 साल पहले, लेकिन अगर वो लिम्फोमा उस ज़माने में जिसको हुआ तो वो डेथ कर जाता था। लेकिन अभी 100%, 99% लोग उस पर काबू पा लिए। तो डॉक्टर बोला कि डरना नहीं है, और मैंने बिल्कुल नहीं डरा। मैं कोलकाता गया, कोलकाता में जा कर के डॉक्टर बताए कि आपका ये स्टार्टिंग है, बहुत आपको ऊपर वाला भगवान जो है आपके साथ है, आप बहुत जल्द आप पहुंच गए। आप इसका जांच उच करवाए, पेट सीटी वगैरह काफ़ी बढ़िया से वो जांच वगैरह हो गया। फिर वो हमको वहाँ से बताया तो रांची में आ गए। रांची में हमारा 6 कीमो हुआ, बाल उसमें नहीं उड़ा, मेरा भाव नहीं उड़ा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बीच में एक बार हम सीरियस हो गए थे। मेरा ब्लड सर्कुलेशन कीमो के बाद में 2.8 हो गया था, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, जिसके चलते आंख में जर्ब आया। और आज 1 साल से अब तो बहुत देख रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत, खास करके कुछ लिखा वाला चीज़ जल्दी पढ़ने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर बोले कि आपको आहिस्ते से ठीक होगा। तो ये हम लोगों को, आप डॉक्टर जब कोलकाता गए हम, तो कोलकाता के डॉक्टर ने, हमने बोला कि अच्छा ठीक है भाई, आप क्या करते हैं? हम बोले कि इधर हम लोग पत्रकार हैं, छोटा मोटा अपना हजारीबाग में करते हैं। तो आप पत्रकार के नाते में लगता है कि बहुत ज़्यादा आप पार्टी वगैरह करते हैं। अच्छा। हम लोग की वैसा पार्टी तो नहीं होती है, हल्का फुल्का होती है। तो वाइन वगैरह क्या बहुत ज़्यादा लेते हैं?
बोले कि देखिए नौजुबिल्ला सर, मैंने तौबा किया कि मैंने अपने लाइफ में मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करता हूँ, और ये तो मेरे लिए मेरे मजहब, मतलब यहाँ बात कर रहा हूँ कि मेरे मजहब में ये चीज़ नहीं है, और हम इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि हर इंसान को अपने मजहब से फॉलो करना चाहिए तो वो इंसान होता है। मैंने सीखा है जब उसमें कि जो चीज़ नाजायज़ है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने आप को ऐसा ढाला हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि नाजायज़ ना किसी से लेता है ना किसी से कुछ करता है। मैंने शराब की बात तो दूर है, मैं किसी से ऐसे करके नहीं खा सकता हूँ कि वो अगर जान गया कि गलत कर रहा तो मैं वैसा नहीं करता हूँ। ऊपर वाले ने तो वो बोले, वो ताजुब हो गए कि आप पराग नहीं खाते हैं, पुड़िया नहीं खाते हैं, पान नहीं खाते हैं, सिगरेट आप नहीं पीते। हम बताए कि सिगरेट पीते हुए पूरे हजारीबाग या पूरे दुनिया के लोग दिखाते कि अनवर फिर भी कभी ने सिगरेट पिया हो, मुझे तो याद नहीं है। हाँ कभी पिया होगा वो ज़माने में 30 साल पहले, हाँ लेकिन अगर वो शौक था, लेकिन वैसा शौक भी नहीं था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कि कैंसर या कोई भी मुजी या कोई भी इस तरह की बीमारी किसी को कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। खान पान रहन सहन आज का पता नहीं क्या है, बॉडी में क्या आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा और आपको हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला पर यकीन करना है, डॉक्टरों पर यकीन करते हुए उनके बताए हुए तजवीज़, उनके बताए हुए चीज़ पर आपको अमल करना चाहिए। और आज हम मतलब 100% आपको जो 2023 में थे वो 2025 में हम पा रहे हैं। 2024 में मैं डिस्टर्ब रहा 6 महीना 7 महीना आज आप लोग के सामने में है। ऊपर वाले का बहुत बहुत मेहरबानी है कि इस तरह से आप निकल पाए। और इसमें एक चीज़ मुझे जो समझ में आया, आप दर्शकों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये चीज़ कि कभी भी जो है हार नहीं माननी चाहिए, और किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी अगर आपके बॉडी में कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इफ आप उस समय हल्के में ले लिए होते तो शायद पता नहीं चलता उस चीज का। एक चीज यहाँ पे मैं और कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाले अगर आपको भाई दे, बेटा दे तो बहुत ज्यादा दे, ऐसा ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि मेरा 6 बेटा है 5 भाई है, ऐसा नहीं। हाँ। आपको बता दूं कि मेरा एक ही भाई है। मेरा छोटा भाई मेरे से 2-3 साल का छोटा है, एक ही भाई है, और मेरा एक ही बेटा भी है, जो बेटा भी 24-25 साल का हो गया। तो मैं इसलिए यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूँ कि वैसा भाई एक ही हो और वैसा बेटा एक ही हो, बस वो काफ़ी है। मैंने देखा है कि मैं जब 14-15 रोज़ जब टाटा में, यहाँ टाटा कैंसर अस्पताल रांची में मैं था, डॉक्टर ने बता दिया था आज से 10 मई 2024 को कि अब ये इनका ज़िंदगी ख़त्म है, 10 मिनट के ये मेहमान है, इनका सांस नहीं आ पा रहा है। वो जो मशीन आलात लगाए हुए थे उसमें देखे थे कि अब इनका बहुत मुश्किल है, बचना मुश्किल है, अब नहीं है। उन लोगों ने रोया और मेरे सामने डॉक्टर बता रहे हैं, और मेरे को वो मास्क लगाया हुआ था, ऑक्सीजन मास्क, और मैं देख रहा था लेकिन बोल नहीं सक रहा था। लेकिन उस वक्त पता नहीं मैंने अल्लाह से लौ लगा लिया। बोलता है कि अल्लाह ताला एक बार आपको मौका मिलता है, हर चीज़ को मौका मिलता है एक बार आपको। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, अगर इस तरह का बात हो रही है, हम बोल नहीं सक रहे हैं, मेरे लब हिल नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात है, चूँकि मेरा दिमाग शार्प था और मेरा दिमाग उस वक्त बहुत अच्छा काम भी कर रहा था। अब डॉक्टर जब बता रहे हैं, बेटा, मेरा भाई और मेरा भांजा, 3 लोग वहाँ पे थे उस रूम में, उन लोगों के साथ बता दिया। मैंने कहा कि अल्लाह अगर ज़िंदगी है तो आपके हाथ में है, आप बख्श दीजिए, वरना मौत और ज़िंदगी के आप खालिक व मालिक मुख्तार हैं, आपके हाथ में है। और ये चीज़ मैंने दिल में सोची। और उसके बाद फिर डॉक्टर चली गई, मैडम थी, मानवी सुमन नाम था उनका डॉक्टर का, बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो वहाँ पे। फिर 5 बजे सुबह में फ़ोन करी अपना कि वो पेशेंट कैसे हैं, तो बोला कि मैडम अभी कुछ सुधार हो रहा है। फिर सुबह 7 बजे आकर के देखी तो अभी नॉर्मल होते फिर 12-14 दिन वहाँ रहा। फिर वहाँ से मैंने रिम्स मुंतकिल हुआ, वहाँ से रिम्स ट्रांसफ़र हुआ। रिम्स में भी बहुत अच्छे से इलाज हुआ वहाँ पर, उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं रिम्स का। ख़ास करके वो सरकारी संस्थान है, लेकिन बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा से इलाज हुआ। फिर आपको बता रहा हूँ एक और, कैंसर से डरने की चीज़ नहीं है। रांची में
डॉक्टर अभिषेक रंजन सर हैं, जो हेमेटोलॉजिस्ट थे, झारखंड के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरा खून का मामला चल रहा था तो डॉक्टर हम वहाँ पे लालपुर में वो उनका पर्सनल क्लिनिक है, और रांची के जो सदर अस्पताल है वहाँ पे जेवियर के सामने में सदर अस्पताल में 5वां मंजिला में वो कैंसर का पूरा वो एरिया है। वहाँ कैंसर के लोग जाके इलाज कराते हैं और वहाँ पर सब एडमिट होते हैं। मेरा वहीं पे 6 महीना इलाज टाइम टू टाइम होता गया। जब ज़रूरत पड़ी तो मैं ही जाता था। और आज चेक है, चेक मेरा महीना में होता है, 3 महीना में स्पेशल चेक होता है। ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, क्योंकि किसी को भगवान न करे जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ ही जाती है। जैसे में आप लोग भी जाकर संपर्क कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि इनका भरोसा है, जीत करके आए हैं जंग। ऐसे में कुछ और एक चीज और हम यहाँ बताना चाहते हैं कि लोगों को जो समझते कि मैं बहुत ऊपर वाला ने मेरे को दे दिया है, मैं बहुत राजनेता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा बहुत चीज है, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग एक बार हॉस्पिटल वगैरह ज़रूर जाया करें। देखें, मैंने देखा वहाँ पे कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बच्चियों को भी कैंसर है, अच्छे आदमी को भी है, और खाने को मोहताज है, खाने को मोहताज हैं। मेरा जो खाना आता था तो मैं उनको दे देता था, उनका बाप को। एक वहाँ से आए हुए थे पलामू तरफ से, कोई महतो जी थे, कोई महतो जी विकास ऐसे करके वो रो रहा था, उनका बेटा का छुट्टी हो गया, और सिर्फ फ़ोन करके बोल रहा है कि विकास जी 1,000 रुपया हमको खाली दे दो, हमको यहाँ से जाना है, छुट्टी हो गया। लेकिन 1,000 रुपये को देने वाला उसको नहीं है। सोचिए, ये है दुनिया। लोगों के पास अरबों खरबों करोड़ों बैंक बैलेंस और ये है वो क्या है। जब आपके पास पड़ती है ना तो फिर कुछ नहीं नज़र आता है। आज हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कुछ है तो मैं वैसे लोगों को जाकर मदद करूँ, और उस मदद का बदल है, ऊपर वाला देता है बदल, और मेरे को दिया। तो इतने टाइम से दर्शक वेट कर रहे हैं, काफी सीरियस मैटर पे बातचीत हमारी हो गई और बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। अब चाहेंगे कि फिर से आपकी आवाज को सुने। अच्छा, फिर से आवाज सुनने की ख्वाहिश बंद है। और नहीं सिर्फ मेरी, मुझे लगता है कई लोग कमेंट भी कर रहे होंगे लगातार, क्योंकि आपकी आवाज सच में सरस्वती आवाज करती है वहाँ पे। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक पत्रकार, एक इंसान को कलम, कदम और तरन्नुम अगर उसके अंदर में हो, सुर, तरन्नुम मीन सुर, तो हर चीज सुरीला अच्छा होता है, भावनापन अच्छा नहीं होता। ताल में, सुर में, अगर कोई सुर में कुछ भी बोलता हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम बेसुरा बात कर देते हैं, जैसे कि कोई उटपटांग बात कर देते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये तो बेकार हो गया, है ना। तो ऊपर वालों ने मुझे, मैं दुआ करता हूँ कि ये तीनों चीज़ मेरे साथ रहे, और अभी तक तो सपोर्टिंग है। कलम, कदम, कदम के मतलब कि अच्छे जगह पे जाए, कदम डगमगाए नहीं, कदम मतलब कि, और कलम मेरे साथ होना चाहिए। कलम से लिख सकते हैं अपनी इबारत, अपनी तकदीर लिख सकते हैं। और तरन्नुम आपको होना चाहिए, आपके सुर में, कंठ में होना चाहिए। तो जैसा कि एक फरमाइश है कि दोबारा कोई सुनाया जाए, तो मैं एक यहाँ पे चाहता हूँ कि आज के जो माहौल चल रहे हैं देश में, तो देशभक्ति सबसे अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। मैं फिर अमिताभ बच्चन साहब को और रफ़ी साहब को लेकर के आ रहा हूँ। जरूर। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये एक मैसेज हुआ मेरे तरफ से, जो मैं गाए बगाए कहीं मौका मिलता तो मैं गा देता हूँ। अच्छा, कुछ जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स आपको बिल्कुल पसंद है ही नहीं? नहीं, पसंद है, बहुत गाने हैं रोमांटिक्स के, तो कुछ वो भी सुना दीजिए। अच्छा, रोमांटिक सॉन्ग, चूँकि वैसा माहौल होना चाहिए। अभी रोमांटिक सॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है माहौल, स्टूडियो में गर्म है। अच्छा, फिर मैं एक ऐसे रफ़ी साहब का एक सॉन्ग सुना रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, और आपके नाज़रीन को भी पसंद आ जाए। मैं 1 मिनट
सोच रहा हूँ, याद तो बहुत गाने हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि ऐसे मौजू पे कौन गाना अच्छा होगा। अच्छा होगा, आप कुछ भी सुना दें और तब तक मैं दर्शकों से थोड़ा रूबरू हो जाती हूँ। ऐसे ही आप हजारीबाग अपडेट्स को, HU डिजिटल्स इसका जो विंग है उसको, यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म पे प्यार बनाए रखिए। हमें आपके प्यार की, आपके दुआओं की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा रहेगी। आपकी बदौलत हम यहाँ पर हैं और इसके जितने भी शोज़ हैं आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं, चाहे वो खेत खलिहानों की बात हो, टॉक विद अपराजिता पॉडकास्ट को आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, हजारीबाग के लोग जो भी गेस्ट आते हैं उनको इतना प्यार देते हैं, कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, वो हम लोगों के साथ साझा करते हैं। ये चीज़ें यूं ही बरकरार रखिएगा, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात हो। और तब तक हम लोग फिर से आते हैं अनवर भाई साहब। तो जैसा कि आपके फरमाइश है कि एक रोमांटिक सॉन्ग, तो हल्की से रोमांटिक सॉन्ग है जरूर। रफ़ी साहब की। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। ओके बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मुझे लगता है कि आपसे बात करते करते वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला और ऐसे मैं चाहूंगी कि फिर से आप जब और भी अच्छे से स्वस्थ हो जाएं तो फिर नई चीज़ों को, नई अनुभव को साझा करने के लिए, खास करके जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के अनुभव को साझा करने के लिए मैं आपको फिर से बुलाऊंगी और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। और मेरे तरफ से भी अनवर फिदवी को आप लोग दुआ में याद रखें और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सबों से भी इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया।